नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स से जल्द ही मिग-23, मिग-27 और मिग-21 विमानों को रिटायर कर दिया जाएगा और इनकी जगह लेंगे स्वदेशी LCA तेजस फाइटर जेट्स। और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि काफी लंबे वक्त से हमारी वायुसेना फाइटर जेट विमानों की कमी से जूझ रही है। ऐसे में LCA तेजस के शामिल हो जाने से भारतीय वायुसेना की जो ऑपरेशनल क्षमता है उसमें जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। भारतीय वायुसेना पहले से ही तेजस फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रंस को ऑपरेट कर रही है। ये विमान भले ही देखने में काफी छोटा और हल्का जरूर है, लेकिन इसमें कई सारी ऐसी खूबियां शामिल हैं जो कि किसी बड़े लड़ाकू विमान में होती है। और हाल ही में आप सबने देखा होगा कि LCA तेजस फाइटर जेट से अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी फायर किया गया। ऐसे में तेजस फाइटर जेट को दुश्मनों के विमानों पर हमला करने के लिए उनके पास या उनके नजदीक जाने की जरूरत नहीं होगी। और भारतीय वायुसेना ने अब आधिकारिक तौर पर लगभग 100 अतिरिक्त तेजस मेड इन इंडिया LCA Mark 1 फाइटर जेट खरीदने की अपने इरादे की भी घोषणा कर दी है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने बताया कि पुराने विमानों का रिटायरमेंट करना बेहद जरूरी हो गया है, इसीलिए हम LCA श्रेणी के विमानों को अपनी लिस्ट में बढ़ाएंगे। और यही वजह है कि 83 LCA Mark 1 विमानों के अलावा, जिनके लिए पहले ही अनुबंध किया जा चुका है, हम लगभग 100 और विमानों के अधिग्रहण की बात कर रहे हैं। तो बात साफ हो जाती है कि भारतीय वायुसेना में 100 अतिरिक्त LCA Mark 1 फाइटर जेट्स। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि हमारे AMCA फाइटर जेट को लेकर आ रही है। और ये एक बड़ी खबर भी है, क्योंकि दोस्तों, जब तक AMCA प्रोजेक्ट पर निजी कंपनियां यानी कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां काम नहीं करेंगी, तब तक तेजी से इसका विकास शायद ही हो पाएगा। और अब इस प्रोग्राम में तेजी से दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को जोड़ा जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी को AMCA स्टेल्थ मेजरमेंट डेवलपमेंट का काम मिला है, जिसके लिए इस कंपनी को स्टेल्थ मेजरमेंट के लिए फुल स्केल मॉडल 1:1 के निर्माण का ठेका दे दिया गया है। ये एक मील का पत्थर है AMCA प्रोग्राम की प्रगति में, क्योंकि दोस्तों, दिसंबर 2022 में प्रारंभिक डिजाइन समीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू की सफलता के बाद विमान के लिए जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन था वो काफी हद तक रुका हुआ है। और AMCA प्रोग्राम के लिए अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS से मंजूरी का इंतजार भी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 2026 तक पहले प्रोटोटाइप के निर्माण से संबंधित गतिविधियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। और AMCA प्रोग्राम की जो की एडवांसमेंट है यानी कि प्रमुख प्रगति है, उसमें विमान के रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल यानी कि RAM के लिए एक विशेष कोटिंग का विकास है। ये कोटिंग DRDO की प्रयोगशाला द्वारा बनाई गई है और DRDO की अत्याधुनिक ऑरेंज फैसिलिटी में कठोर परीक्षण से गुजरने के बाद इसे तैयार किया गया। इस कोटिंग का महत्व AMCA के रडार क्रॉस सेक्शन को महत्वपूर्ण रूप से कम करना है। DRDO की ऑरेंज फैसिलिटी में लिफ्ट पेलोड 35 टन तक के पेलोड उठाने की क्षमता रखती है। और दोस्तों, अब AMCA की टीम इस विमान के लिए पूर्ण पैमाने पर इंजीनियरिंग विकास यानी कि फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट योजना पर काम कर रही है। ये कार्यक्रम की समय सीमा में एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है, क्योंकि ये डिजाइन और योजना से यानी कि प्लानिंग से भारतीय वायुसेना के लिए एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के वास्तविकरण की ओर बढ़ाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। स्पेनिश शिप बिल्डर नवंतिया ने सफलतापूर्वक 3rd जनरेशन AIP सिस्टम का फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट पूरा कर लिया है, जो कि उनकी S80+ क्लास की सबमरीन के लिए है। और इस तरीके से इसका सिमुलेटेड वातावरण में इसको वेरीफाई और इसकी ऑपरेशनल क्षमता को जांचा गया है। और दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी कही जा सकती है, क्योंकि नवंतिया और भारत की लार्सन एंड टूब्रो ने 680+ सबमरीन की पेशकश भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I में की है, जो कि इसी AIP सिस्टम से लैस होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत फोर्स ने घोषणा की है कि वो टॉर्पीडो निर्माण कर रहे हैं, जो कि जॉइंट वेंचर के तहत बनाया जा रहा है, जिसमें कि किर्गिस्तान की दास्तान कॉर्पोरेशन के साथ ये जॉइंट वेंचर किया गया है। इस जॉइंट मिशन में दोस्तों, जो रशियन टॉर्पीडो है जिसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना कर रही है, उसका संयुक्त विकास और अपग्रेड किया जाएगा। और कहा यह भी जा रहा है कि स्टेज 1 को सफलतापूर्वक पूरा भी कर लिया गया है और अब कोलैबोरेटर्स स्टेज 2 के एडवांसमेंट पर पहुंच चुके हैं और इसका फील्ड टेस्ट इंडियन ओशन में किया जा रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि उन्हें 218 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, जिसके तहत वो भारतीय नौसेना के लिए बन रहे नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल के लिए सेंसर, वेपन इक्विपमेंट्स, फायर कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की सप्लाई करेंगे। इसके अलावा
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 886 करोड़ रुपए के भी अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं, जिसके तहत वो भारतीय वायुसेना के नेटवर्क सेटकॉम को अपग्रेड करना, इसके अलावा आकाश मिसाइल को आरएफ सीकर के साथ अपग्रेड करना और इनिशियल नेविगेशन सिस्टम का निर्माण करना शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत में स्थानीय स्तर पर M4 का निर्माण और भारतीय सेना को डिलीवरी किए जाने के बाद यूएई आधारित पैरामाउंट ग्रुप ने घोषणा की है वो अब अपने विकास और निर्माण की पार्टनरशिप को बढ़ा रही है भारत फोर्स लिमिटेड और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम के साथ, ताकि व्यापक रेंज में पैरामाउंट के जो ग्लोबली कस्टमर्स हैं उनके लिए इन आर्मर्ड व्हीकल्स को भारत में बनाया जा सके, जिसमें कि दोस्तों मॉम्बी बेसिक इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल भी शामिल है, जिसे कि भारत में बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में दोस्तों भारतीय वायुसेना को पहला C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिला है और इस दौरान स्पेन में भारतीय वायुसेना के प्रमुख और इंडियन एम्बेसी के अधिकारी मौजूद थे। ऐसे में अब एयरबस ने अपने A400 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में उन्हें जानकारी दी है, जो कि भारतीय वायुसेना के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेंडर के तहत पेश किया गया है। A400 की जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है वो है 37 टन की। हालांकि A400 टेक्निकली रूप से इस टेंडर की जरूरतों के हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी एयरबस को लगता है कि A400 काफी महत्वपूर्ण है इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट क्षमता में ब्रिज को पूरा करने में, और वो भारतीय वायुसेना के लिए इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को स्थानीय स्तर पर बनाने की वकालत भी कर रहा है, जिसमें कि पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी वो भारत को करेगा, वो भी भारत सरकार के मेक इन इंडिया विजन के तहत। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने दोस्तों आज जबरदस्त बदला लेते हुए पीओके से जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी पार करने की कोशिश कर रहे 3 आतंकवादियों को मार गिराया। भारतीय सेना की चिनार कोर ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। कहा कि 2 आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सेना की तरफ से कहा गया है कि उरी सेक्टर में अभी ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, ये घुसपैठ ऐसे वक्त में नाकाम की गई है जब बारामूला जिले में लश्कर ए तोयबा के आतंकी मॉडल के 2 आतंकवादी सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ, और खबर यह भी आ रही है कि इन आतंकियों की सुरक्षा पाकिस्तान के सैनिक कर रहे थे। तो पूरा का पूरा एंगल दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान का है, जो कि इस तरीके के प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि नेपाल से आ रही है। आप सब जानते हैं कि भारत के नेपाल के साथ 850 किलोमीटर लंबी सीमा है, और अब नेपाली अदालत ने यानी कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी तरीके की आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन यानी कि बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए समझौता करना जरूरी हो गया है। और आपने देखा होगा किस तरीके से सीमा हैदर भारत के अंदर घुस गई थी। उससे पहले कई चाइनीज नागरिक भी नेपाल के जरिए भारत घुसे हैं। तो ऐसे में नेपाल अपनी तरफ से ये कदम उठा रहा है। नेपाली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने की नीयत से दोनों पड़ोसी देशों को समानता और आपसी हितों के आधार पर भारत के साथ अतिरिक्त संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर करना होगा। नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच खुली सीमा की बेहतर देखभाल के लिए भारत और नेपाल को साथ में आकर फैसला लेना होगा। साथ ही ये कहा जा रहा है कि नेपाल और भारत के बीच जो खुली सीमा है उसमें जो अवांछित तत्व हैं वो अक्सर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए इसे ड्रोन और सीसीटीवी जैसी जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके सुरक्षा एजेंसियां इनकी निगरानी करेंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पार्टनरशिप मोड में 23 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पार्टनरशिप मोड के तहत काम करने वाले नए सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। ये नए सैनिक स्कूल संबंधित शिक्षा बोर्ड से संबद्धता के अलावा सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वाधान में कार्य करेंगे और सोसाइटी के द्वारा निर्धारित साझेदारी मोड में नए सैनिक स्कूलों के लिए नियमों और विनियमों का पालन भी करेंगे। इसके अलावा सैनिक स्कूल पार्टनर के छात्रों को एकेडमिक प्लस करिकुलम की पढ़ाई भी होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना अब 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए एक टेंडर जारी करने की तैयारी कर रही है, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के अन्य शीर्ष नेताओं के लिए आधिकारिक परिवहन के रूप में काम करेंगे। और ये कदम 2014 में 2013 अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अनुबंध को रद्द करने के बाद उठाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 AW101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर वापस आ गए। पिछले एक दशक में वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों के लिए रूसी मूल के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में अब अमेरिका स्थित हेलीकॉप्टर निर्माता सिरोस्की वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों के लिए टेंडर में भाग लेने की तैयारी कर रही है। इससे पहले सिरोस्की ने भारत को वीवीआईपी कॉन्फ़िगरेशन में अपने S-92 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करने के लिए बोली लगाई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई।
और एक बार फिर से वो इस टेंडर में भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि S-92 हेलीकॉप्टरों का जो कैबिन्स है उनका निर्माण 2013 में हैदराबाद में टाटा एडवांस सिस्टम और सिरोस्की एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के बीच जॉइंट वेंचर के माध्यम से भारत में किया गया है, जबकि कैबिनों का उत्पादन भारत में ही किया जाता है। उन्हें अंतिम असेंबली के लिए अमेरिका भेज दिया जाता है। जिस तरीके से अपाचे के फ्यूजलार्ज बनते हैं भारत में, उसी तरीके से S-92 के जो कैबिन्स हैं वो भारत में बनते हैं और अमेरिका से ही पूरी तरीके से असेंबल किए गए हेलीकॉप्टरों को दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। S-92 की अगर बात करें तो ये एक वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट माना जाता है जो अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, जिसमें खोज और बचाव, मेडिकल इवैक्यूएशन और VIP के लिए परिवहन मिशन शामिल है। इसका इस्तेमाल ऑफशोर ऑयल और गैस कर्मचारी, यूटिलिटी कंपनीज और एयरलाइंस के द्वारा भी किया जाता है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।